हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी मीनू दी आज आपको बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 2 व्यावसायिक संगठनों के प्रारूप करवाने जा रही हूं। इसमें मैं आपको एकल स्वामित्व और साझेदारी संगठन के बारे में बताऊंगी कि दोनों में किस प्रकार कितना भेद है। चैप्टर में सबसे पहले मैं आपको व्यावसायिक संगठन के प्रारूप का अर्थ बताऊंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि व्यावसायिक संगठन के स्वरूपों का संबंध व्यवसाय के स्वामित्व के साथ होता है, अर्थात स्वामित्व किस प्रकार का, एकाधिकारी है, या साझेदारी है अथवा संयुक्त हिंदू परिवार है, ये सब चीज़ों के बारे में बताऊंगी। आज जैसा कि आप जानते हैं कि स्वामित्व एक वैधानिक धारणा है जो व्यवसाय के स्वामियों के अधिकार और दायित्व को निर्धारित करती है। स्वामित्व के विभिन्न प्रारूपों के साथ साथ स्वामियों के आधार और दायित्व भी बदलते रहते हैं। जैसे एकल स्वामित्व है तो व्यापार करने वाला एक व्यक्ति होगा, अगर साझेदारी व्यवसाय है तो 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, अगर संयुक्त हिंदू परिवार व्यवस्था है तो उसमें परिवार के सभी सदस्य मिलकर कार्य करते हैं। वास्तव में व्यावसायिक संगठन के स्वरूप की वैधानिक स्वरूप जो होता है, एक वैधानिक स्वरूप है जिसके अनुसार व्यावसायिक संगठन संगठित होते हैं और अपना कारोबार करते हैं। इस स्वरूप प्रारूप को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये चार्ट है, इसमें बताया गया है कि व्यावसायिक संगठन के प्रारूप को 3 वर्गों में बांटा गया। एक निजी क्षेत्र, नंबर 2 सार्वजनिक क्षेत्र, नंबर 3 मिश्रित क्षेत्र। निजी क्षेत्र में आते हैं गैर निगमित और निगमित। गैर निगमित में आते हैं एकल स्वामित्व, संयुक्त हिंदू व्यवसाय, साझेदारी और संयुक्त साहस। और निगमित में आते हैं संयुक्त पूंजी कंपनी और सहकारी उपक्रम। उसी प्रकार जो सार्वजनिक क्षेत्र है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भी 2 वर्गों में बांटा गया है, गैर निगमित, निगमित। गैर निगमित में आते हैं हमारे विभागीय उपक्रम और निगमित में आते हैं वैधानिक, सार्वजनिक उपक्रम और सहकारी कंपनी। और मिश्रित क्षेत्र में बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल इसी प्रकार आपने देखा कि व्यावसायिक संगठन के प्रारूप जो होता है वो अलग अलग तरीके से अनेक वर्गों में विभाजित होता है। इसके बाद में आपको बताऊंगी एकल स्वामित्व। जैसा कि आप इसके नाम से ही जानते हैं कि एकल स्वामित्व जो होता है व्यावसायिक संगठन के उस प्रारूप को कहते हैं जिसका स्वामी एक अकेला व्यक्ति होता है। अर्थात जैसे अगर मैं अकेले काम करती हूँ तो मेरा क्या होगा, उसमें एकल स्वामित्व होगा, मैं ही उसका प्रबंध करूँगी, मैं ही उसका संपूर्ण लाभ हानि प्राप्त करूँगी और मैं ही समस्त जोखिम का वाहन करूँगी। तो इस प्रकार एकल स्वामित्व का अर्थ होता है कि जो भी व्यापार करने वाला वो एक ही व्यक्ति होता है, तो उसको एकल स्वामित्व कहते हैं। अब मैं आपको एकल स्वामित्व के लक्षण बताऊंगी कि एकल स्वामित्व का मतलब क्या होता है, उसके क्या क्या लक्षण है, फीचर्स कौन कौन से हैं। एकल स्वामित्व में जैसे मैंने आपको पहले बताया था एकांकी स्वामित्व, अर्थात एक ही व्यक्ति होता है जो समस्त कंपनी का मालिक होता है। नंबर 2 एकांकी प्रबंध। एकांकी व्यापार में, एकांकी स्वामित्व में उसका समस्त प्रबंध करने वाला एक ही व्यक्ति होता है, वह समस्त व्यापार का प्रबंध अकेले मिलकर करता है। नंबर 3 असीमित दायित्व। जैसे कि आप जानती हो कि एकल स्वामित्व में समस्त व्यापार का प्रबंध सबको एक ही व्यक्ति करता है, तो उसके जो दायित्व होते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, अर्थात असीमित दायित्व हो जाते हैं, सभी चीज़ों का लेखा जोखा सब चीज़ का उसको करना पड़ता है। नंबर 4 व्यवसाय में चयन की स्वतंत्रता। एकांकी जो व्यवसायी होता है अपनी इच्छा अनुसार कोई भी व्यवसाय चुन सकता है, उसको क्या नाम कहते हैं, किसी से पूछना नहीं पड़ता, सब कुछ चयन उसी पर निर्भर करता है, उसको अन्य लोगों के दबाव में नहीं आता, अपनी रुचि और प्राथमिकता के अनुसार वो कार्य करता है। नंबर 5 गोपनीयता। एकांकी व्यवसाय की एक और विशेषता है कि उस व्यापार में जितनी भी वो कोई भी बात किसी को बताने के लिए बाध्य नहीं होता, वो सब अपने व्यापार की जो भी काम करने की तरीके होते हैं वो गोपनीय तरीके से रख सकता है। तो इस प्रकार उसमें एकांकी स्वामित्व में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे सब कुछ करने वाला अकेला व्यक्ति होता है। इसके बाद में आपको बताऊंगी एकांकी स्वामित्व के लाभ क्या क्या होते हैं। एकांकी स्वामित्व के लाभ भी बहुत होते हैं। शीघ्र निर्णय, किसी भी निर्णय को लेने के लिए उसे किसी से सलाह मशवरा नहीं करना पड़ता, तो अर्थात वह शीघ्र निर्णय ले लेता है किसी पे। नंबर 2 उसकी गोपनीयता का आधार। व्यवसाय को करने के लिए बहुत सारी बातें गुप्त रखनी पड़ती है, तो इस विचार का उसको इसका भी लाभ मिलता है, उसको किसी भी तरह से अपनी बातों को किसी से शेयर करने के लिए कोई भी बाध्य नहीं होता है, तो उसे गोपनीयता का लाभ भी मिलता है। नंबर 3 है प्रत्यक्ष प्रेरणा। एकांकी व्यवसाय को कार्य करने के लिए किसी भारी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं ही प्रेरित होता है, जितना लाभ होगा वो उसी के झोली में आएगा, इसी विचार से प्रेरित होकर वह सारा व्यवसाय करता है। नंबर
4 होता है व्यक्तिगत नियंत्रण। व्यापार का अकेला स्वामी और सर्वे सर्वा वही होता है, तो उसका पूरे व्यवसाय पर पूरी तरह से नियंत्रण होता है। नंबर 5, स्थापना में सुगमता। एक एकांकी स्वामित्व वाले व्यापारी को किसी भी व्यापार की स्थापना करने के लिए किसी से कोई भी ज़रूरत नहीं होती है कि वो आराम से शुरू करता है। जैसे व्यवसाय बिना पंजीकरण के भी शुरू किया जा सकता है। यदि कोई व्यवसाय आरंभ किया जाता है जिस पर कोई सरकारी प्रतिबंध हो, तब लाइसेंस लेना पड़ना था, अन्यथा कोई भी काम करने से पहले एकांकी स्वामित्व को किसी तरह से किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा है और व्यवसाय अच्छा है कानून की दृष्टि से, तो उसे बिना किसी रोक टोक के वो अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है। परंतु इसी के साथ ही एकांकी व्यवसाय की कुछ सीमाएं भी हैं। इसमें क्या होता है कि नंबर 1 सीमाएं क्या क्या है, अर्थात किन किन असुविधाओं का सामना करता है। नंबर 1, पूंजी के सीमित साधन। एकांकी व्यापारी में वित्तीय साधन व्यापारी की अपनी स्वयं की पूंजी और अपना रुपया उधार लेने की क्षमता पर सीमित होता है। वो कितना पैसा उसके पास है या कितना बाहर से ले सकता है, उसके आधार पर व्यापार कर सकता है। नंबर 2, अस्थायी अस्तित्व। एकांकी व्यवसाय के संचालन में लगातार अनिश्चितता बनती रहती है। यदि उसे व्यवसाय में अपने अच्छा लाभ प्राप्त होता है या उसको जोखिम कम लगता है, तो वो अपना व्यवसाय करता रहता है। वो एकांकी व्यवसायी अपने व्यवसाय को किसी दूसरे के भरोसे पे नहीं छोड़ सकता। नंबर 3, असीमित उत्तरदायी। जैसे कि आपको पता है एकांकी स्वामित्व को अनेक असीमित दायित्वों का सामना करना पड़ता है, अर्थात उसे शुरुआत से लेकर प्रबंध से लेकर उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए सभी दायित्वों का निर्वाह स्वयं करना पड़ता है। नंबर 4, असंतुलित प्रबंध। एकांकी व्यवसाय में की जाने वाली क्रियाओं जैसे क्रय विक्रय, उत्पादन, विज्ञापन, वित्त आदि को स्वयं ही करना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति इतना साक्ष्य नहीं होता कि सभी क्रियाओं को सफलतापूर्वक, इसलिए उसे कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ये था मेरा एकांकी स्वामित्व के बारे में जो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताऊंगी साझेदारी। साझेदारी जैसे आप नाम से स्पष्ट होता है, साझेदारी संगठन एक ऐसा प्रारूप है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति स्वेच्छा से किसी वैधानिक व्यवसाय को चलाने के लिए सहमत होते हैं, व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं, प्रबंधकीय योग्यता का सामूहिक प्रयोग करते हैं तथा लाभ हानि को आपस में बांटते हैं। अर्थात 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब मिलकर कोई व्यवसाय करते हैं तो वो क्या कहलाता है, साझेदारी व्यवसाय कहलाता है। इस प्रकार साझेदारी व्यवसाय की विशेषताएं क्या क्या है, जैसे कि आपको पहले बताया है कि साझेदारी विशेषताओं के पहले मैं आपको बताऊंगी वैधानिक लक्षण। साझेदारी व्यवसाय में क्या होता है, सबसे पहला है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इसके अर्थ में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, 1 से अधिक व्यक्तियों का होना साझेदारी व्यवसाय कहलाता है। इसमें अकेला व्यक्ति कभी भी साझेदार नहीं हो सकता, उसके लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी होता है। ये साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की संख्या 50 से अधिक नहीं हो सकती। साझेदारों की संख्या 2 से कम और 50 से अधिक हो जाए तो साझेदारी को अवैध घोषित कर दिया जाता है। नंबर 2, व्यवसाय का होना। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के संगठित होने को साझेदारी तभी कहा जा सकता है यदि वह किसी व्यवसाय को चलाने के लिए सहमत हो और उसका वैधानिक संबंध हो। नंबर 3, अनुबंधित संबंध। साझेदारियों के मध्य अनुबंध के आधार पर, अर्थात एक एग्रीमेंट होता है, निर्णय लेना पड़ता है तथा साझेदारियों के मध्य अनुबंध का होना जरूरी है। इसलिए ऐसे व्यक्ति जिसमें अनुबंध की क्षमता नहीं होती किसी भी फर्म को साझेदारी नहीं बना सकते। जैसे अवयस्क अर्थात माइनर, जो 18 साल से कम हो, पागल हो और कानून द्वारा अयोग्य घोषित हो, व्यक्ति फर्म के साझेदार नहीं हो सकते। धारा 30 के अनुसार एक अवयस्क यानी माइनर को 18 साल से जिसकी कम उम्र है उसको साझेदारी में प्रविष्ट कराया जा सकता है, लेकिन ऐसी प्रविष्टि यह पूर्ण रूप से साझेदार नहीं बन सकता क्योंकि वह लाभों में ही हिस्सेदार होगा, कंपनी का साझेदार नहीं कहलाया जाएगा। नंबर 4, उद्देश्य लाभ कमाना और आपस में बांटना। साझेदारी जो भी होती है उसमें जो भी उसका उद्देश्य होता है, जितना भी लाभ कमाते हैं वो साझेदारों में आपस में बराबर में बढ़ता है। नंबर 5, स्वामी और एजेंट का संबंध। स्वामी और एजेंट के संबंध का अभिप्राय ये है कि जिस प्रकार एक स्वामी अपने एजेंट द्वारा अधिकार क्षेत्र में रहते किए हुए अनुबंधों के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक उसी प्रकार एक साझेदार अपने कार्यों में अन्य समस्त साझेदारियों
को बाध्य कर सकता है, अर्थात प्रत्येक साझेदारी स्वामी और एजेंट दोनों ही होता है, अर्थात सभी को सभी कार्य मिलकर करने होते हैं। कोई भी किसी कार्य को करने के लिए बाध्य नहीं होता अकेला। दोनों को, जो अगर दो व्यक्ति कार्य करते हैं, दो से अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं, तो उन्हें मिलकर हर कार्य को करना होता है। अब मैं आपको बताऊंगी साझेदारी के सामान्य लक्षण। साझेदारी के सामान्य लक्षण है, नंबर 1 है असीमित दायित्व। साझेदारी में प्रत्येक सदस्य साझेदार का दायित्व असीमित होता है। साझेदारी मतलब हर चीज़ बटे होते हैं सभी चीज़ों में, कि किसको क्या काम करना है और किसको क्या करना, सभी चीज़ों के लिए होते हैं। नंबर 2, पृथक अस्तित्व नहीं होता। साझेदारी का अस्तित्व साझेदारी से अलग नहीं हो सकता। अस्तित्व अलग न होने का अभिप्राय यह है कि फर्म से संबंधित सभी अनुबंध फर्म पर लागू होने के साथ साथ प्रत्येक साझेदार पर संयुक्त रूप से लागू होते हैं। नंबर 3, अत्यंत साध विश्वास। साझेदारियों के मत विश्वास होने पर भी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि विश्वास ही साझेदार की आधारशिला होती है। नंबर 4, साझेदारियों में अपने हित के हस्तांतरण पर रोक। कोई भी साझेदार, जैसा कि स्पष्ट होता है, मिलकर व्यवसाय करते हैं तो सबका हित उसमें निहित होता है। कोई अपना पर्सनल हित पर उस पर वो नहीं कर सकता, उस पर थोप नहीं सकता, अर्थात सबके हित का ध्यान रखते हैं। तो ये था इसके साझेदारियों के सामान्य और वैधानिक लक्षण। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी साझेदारी कितने प्रकार के होते हैं। साझेदारी की प्रकृति कई प्रकार के होते हैं, अर्थात साझेदारी कई प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सामान्य तथा सीमित साझेदारी। सामान्य साझेदारी में साझेदारियों का दायित्व असीमित होता है। दूसरी ओर सीमित साझेदारी में साझेदार दो प्रकार के होते हैं। प्रथम सामान्य साझेदार, द्वितीय विशिष्ट साझेदार। सामान्य साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, जबकि विशिष्ट साझेदारों का दायित्व सीमित होता है। नंबर 2, दूसरे प्रकार की साझेदारी है ऐच्छिक और विशेष साझेदारी। ऐच्छिक साझेदारी अनिश्चित काल के लिए की जाती है, जबकि विशेष साझेदारी किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की जाती है और उद्देश्य पूरा होने पर उसको खत्म कर दिया जाता है। नंबर 3 है वैध और अवैध साझेदारी। यद्यपि साझेदारी की स्थापना के लिए भारतीय साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर करवाना अनिवार्य नहीं है, परंतु फिर भी साझेदारी संगठनों को इस अधिनियम के प्रारूप के अनुसार कार्य करना पड़ता है। जो साझेदारी अपना कारोबार उक्त नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत करती है वह वैध साझेदारी कहलाती है, अन्यथा वह अवैध साझेदारी कहलाती है। अब मैं साझेदारी का आपको मूल्यांकन बताऊंगी, अर्थात उसकी लाभ और सीमाएं बताऊंगी। सबसे पहले मैं साझेदारी का लाभ बताऊंगी। साझेदारी का सबसे पहला लाभ है स्थापना में सुगमता। साझेदारी की स्थापना के लिए किसी भी प्रकार की कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे एकांकी व्यवसाय की भांति साझेदारी व्यवसाय का रजिस्टर करवाने अनिवार्य नहीं है। इसकी स्थापना के लिए के व्यय की भी जरूरत नहीं होती, अतः स्थापना सरलता से हो जाती है। नंबर 2, संतुलित निर्णय। साझेदारी संगठन अपने गुणों और व्यक्तियों का अनेक गुणों तथा व्यक्तियों का सम्मिश्रण होता है और इसमें जितने भी निर्णय लिए जाते हैं सभी की सलाह से लिए जाते हैं। नंबर 3, अधिक वित्तीय साधन। इसमें क्यों एकांकी व्यवसाय की तुलना में इसमें क्या होता है, वित्तीय साधन बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि लोग ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए वित्तीय साधनों की ज़्यादा क्या नाम कहते हैं सुगमता से उपलब्ध हो जाता है। नंबर 4, जोखिमों का बंटवारा। क्योंकि व्यक्ति ज़्यादा होते हैं तो इसमें जोखिम का जो बंटवारा एक व्यक्ति पर ना पड़कर जितने भी साझेदार होते हैं उन पर पड़ता है। नंबर 5, गोपनीयता। कंपनियों की भांति साझेदारी के खातों में जनता के सामने प्रस्तुत नहीं करना पड़ता, इस प्रकार कंपनियों की अपेक्षा इसमें गोपनीयता अधिक रहती है। अब मैं आपको बताऊंगी साझेदारी की सीमाएं क्या क्या हैं। साझेदारी की सीमाएं ये होती हैं कि असीमित दायित्व। साझेदारी के प्रत्येक सदस्य का दायित्व असीमित होता है, यानी कि साझेदारी के समस्त दायित्व के लिए प्रत्येक साझेदार संयुक्त या पृथक दोनों रूप से उत्तरदायित्व होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि साझेदारी फर्म की स्थापना की दशा में किसी फर्म की देनदारी उसकी संपत्ति से अधिक है तो लेनदार किसी भी साझेदारी से व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी साझेदार में से संयुक्त रूप से अपना ऋण वसूल करने से अधिकारी होता है। नंबर 2, साधन क्या होते हैं, सीमित साधन होते हैं। साझेदारी व्यवसाय में वित्तीय साधन साझेदारों की व्यक्तिगत पूंजी और ऋण लेने की क्षमता पर सीमित होते हैं। नंबर 3 होता है समन्वय का अभाव। कई बार क्या होते हैं कि जो साझेदार होते हैं उनमें समन्वय का अभाव पाया जाता है, इसलिए जो वो व्यवसाय को लाभ नहीं हो पाता था। नंबर 4, निरंतरता का
अभाव, साझेदारी का अस्तित्व बहुत ज़्यादा अनिश्चित होता है। यदि किसी फर्म में केवल 2 ही साझेदार हैं तो किसी एक साझेदार की मृत्यु होने पर, दिवालिया या पागलपन होने पर उसका अंत हो जाता है। नंबर 5, जनता का विश्वास। क्योंकि कंपनी की भांति साझेदारी व्यवसाय में वार्षिक खातों को जनता के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता है, इसलिए जनता को व्यवसाय की वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं होती। कई बार लोगों को यह धारणा भी बन जाती है कि व्यवसाय ग्राहकों को लूटकर अधिक लाभ कमा रहा है। तो ये था साझेदारी व्यवसाय का मूल्यांकन, अर्थात लाभ और उसकी सीमाएं। अब मैं आपको बताऊंगी कि साझेदार के प्रकार किस प्रकार होते हैं। साझेदारी के प्रकारों में आप बताऊंगी कि साझेदार की किस प्रकार होते हैं। नंबर 2, पूर्ण साझेदार। इसमें क्या होता है कि पूर्ण साझेदारों का मतलब क्या होता है। नंबर 1 होता है सक्रिय साझेदार। वे साझेदार फर्म के संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, वे पूर्ण सक्रिय साझेदार कहलाते हैं। अर्थात इसके अतिरिक्त जो फर्म में ये जो सक्रिय साझेदार हैं, फर्म में पूंजी लगाते हैं, लाभ हानि में हिस्सा प्राप्त करते हैं, उनका उत्तरदायित्व असीमित होता है। ऐसे साझेदार फर्म में एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, अर्थात उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए सभी जो फर्म के द्वारा किए गए कार्यों में सभी साझेदार उत्तरदायित्व होते हैं। उन्हें सामान्य तथा साधारण साझेदार भी कहा जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी दूसरा, निर्दालु अथवा शिथिल साझेदार। निर्दालु अथवा शिथिल साझेदारों का अभिप्राय ऐसे साझेदारों से है जो साझेदारों की भांति पूंजी विनियोग करते हैं, लाभ हानि में हिस्सा लेते हैं, असीमित उत्तरदायित्व सहन करते हैं, परंतु व्यवसाय संचालन में भाग नहीं लेते। नंबर 3, गुप्त साझेदार। ये वे साझेदार होते हैं जो फर्म के साथ संबंध की आम जनता की जानकारी नहीं होती, गुप्त साझेदार कहते हैं। इनकी विशेषता यह होती है कि अन्य साझेदारों के समान ही होते हैं, परंतु पूंजी विनियोग करते हैं, लाभ हानि में से होते हैं, प्रबंध में भाग लेते हैं और उनका दायित्व असीमित होता है। अब मैं आपको बताऊंगी अपूर्ण साझेदार। अपूर्ण साझेदार होते हैं नंबर 1, नाम मात्र के साझेदार। नाम मात्र के साझेदार से ऐसे अभिप्राय है वे ना तो पूंजी लगाते हैं, ना लाभ हानि में हिस्सा लेते हैं, ना ही व्यवसाय संचालन में भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार व्यक्ति को फर्म में साझेदारी उनकी व्यक्तिगत साख का लाभ उठाने के लिए लिया जाता है। नंबर 2, प्रदर्शन द्वारा साझेदार। जब कोई व्यक्ति फर्म में साझेदार ना होते हुए भी साझेदार कहलाते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को प्रदर्शन द्वारा साझेदार कहा जाता है। नंबर 3, सीमित साझेदार। सीमित साझेदार वह व्यक्ति होता है जिसका दायित्व उसके द्वारा व्यवसाय में विनियोजित पूंजी तक ही सीमित होता है, अर्थात वह फर्म को किसी प्रकार की हानि होती है तो वह उसकी पूंजी तक ही उत्तरदायित्व रहता है। ऐसे साझेदारों को फर्म के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। ऐसे साझेदारी में कम से कम एक साझेदार का दायित्व आवश्यक रूप से असीमित होता है। नंबर 4, चौथा पॉइंट है मेरा अवयस्क साझेदार। कोई भी व्यक्ति जिसे अनुबंध करने की क्षमता ना हो साझेदार नहीं बन सकता। इस नियम के अनुसार एक अवयस्क यानी 18 साल से जिसकी कम उम्र है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में यह प्रावधान है कि यदि अन्य साझेदार चाहे तो आवश्यक अवयस्क को फर्म के लाभों में साझेदार के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन ये बात ध्यान में रखनी होगी कि अवयस्क साझेदार को फर्म की हानि में हिस्सा नहीं होता, अर्थात उसका दायित्व भी सीमित होता है। नंबर 5, केवल लाभ में हिस्सेदार। ये साझेदार अवयस्क साझेदार से भिन्न होता है। ऐसा साझेदार केवल फर्म के लाभ में भागीदार होता है। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि साझेदार अन्य पक्षों के प्रति शेष साझेदारों की भांति उत्तरदायित्व तो होता है, अर्थात दायित्व असीमित होता है, और ऐसे साझेदारों को फर्म में प्रशासन में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। ये था मेरा आज का चैप्टर। आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताना, और अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।